सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग कुशल मंगल होंगे। एक राष्ट्रीय पर्व की सौगात के रूप में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे महात्मा जो हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनकी जयंती पर उन पर प्रकाश डालना मुझे खुशी होगी। और आज जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर एक सच्ची श्रद्धांजलि या एक पुष्पांजलि अर्पित होगी। साथियों, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र की मुख्य घटनाएं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनना, इससे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में भी कुछ जो सार्थक सामग्री आपको मिल सकेगी। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर देखें, जिन्हें हमारा अगवा नेता, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक चेहरा, जीवंत चेहरा, जिनकी हर एक क्रियाकलाप उनके विचारों से, मन से या उनके कृतित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का नेपोलियन भी कहा है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का जीवन चरित्र कहाँ से शुरू होता है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म लेते हैं। उनमें जो वैश्य परिवार था, सामान्य रूप से जो है उनका व्यापार या किसी प्रशासनिक सेवाओं में रत रहना इनका रुचि थी, लेकिन इनकी प्रतिभा कुछ और थी। बाल्यकाल की जो औपचारिक शिक्षा के पश्चात बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन, इंग्लैंड गए। वहां से जब ये शिक्षा पूर्ण करके भारत लौटे तो बम्बई की अदालत में उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उसी दौरान जो है किसी केस, नटाल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का केस के सॉल्यूशन के लिए ये अफ्रीका प्रवास पे गए थे। 1893 में जब ये अफ्रीका गए तो वहां पर रंगभेद नीति को देखा। अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार की जो काले लोग थे उनके प्रति जो है रंगभेद की नीति अपना रहे थे, उसे दूर करने की ओर लग गए। वहां पर जो है अपने भारतीयों को या एनआरआई लोगों को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने यंग इंडिया जो है पत्रिका भी निकाली। वहां के भारतीयों को जोड़ा भी और उनको संगठित करके उनके अधिकारों को जीत दिलाई। किसके द्वारा? दोनों सत्याग्रह के द्वारा। सत्याग्रह इनका मूल मंत्र था और सत्याग्रह को अपनाते हुए उन्होंने जीवन भर तक भारत को भी सफलता प्राप्त कराई। तो सत्याग्रह के माध्यम की प्रथम जीत दक्षिण अफ्रीका में हुई और उसके दौरान इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके साथ सहयोग मिलने से अब इन्हें भारत की ओर प्रवास किया। 9 जनवरी 1915 में ये भारत लौटे। उस दौरान दोस्तों जो 9 जनवरी का दिवस है उसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। जब ये लौटे तो इन्होंने अपना मुख्यालय का मतलब ऐसा नहीं कहा है भाई, इन्होंने एक आश्रम के रूप में, सत्याग्रह आश्रम के रूप में अपना निवास जो है वो साबरमती नदी के किनारे बना, जिसे आज हम साबरमती आश्रम के नाम से संबोधित करते हैं। उस दौरान रहते हुए उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया, अपनी आंखों से पूरे भारत का हाल देखा और उस समय अंग्रेजों के द्वारा किसानों के प्रति जो किए जा रहे थे अत्याचार, उसका नेतृत्व करने का मन बनाया। सबसे पहले 1916 में चंपारण किसान आंदोलन जो 3 कठिया कर के विरुद्ध चल रहा था, उस दौरान पहला आंदोलन अपने हाथ में लिया, सत्याग्रह के माध्यम से उस कर से मुक्ति दिलाई। उसी प्रकार 1918 में जो खेड़ा किसान आंदोलन जो फसल बर्बादी के रूप में चल रहा था, उनसे भी अंग्रेजों के द्वारा कहने पर जो है सहमति मिली या जीत मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहली मुलाकात भी हुई। इसी क्रम में उसी वर्ष जो है अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन कर रहे थे किसके प्लग बोनस के कारण, तो गांधी जी ने भी सहयोग करके उन मजदूर लोगों को 35% का बोनस दिलवा दिया था। साथियों, इसी प्रकार जब ये अपने व्यक्तित्व के द्वारा जनता का हितैषी बनते जा रहे थे, उसी दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा दिल्ली में जो है एक आंदोलन सम्मेलन आयोजित किया गया। उनकी अध्यक्षता पहली बार करी। ऐसा उभरता हुआ सितारा कांग्रेस के लिए भी जरूरत थी। कांग्रेस का जब वापस एकीकरण हुआ तब इन्होंने देखा कि एक वास्तविक नेतृत्व की जरूरत है। उस समय महात्मा गांधी अच्छे उभरते हुए चेहरे भी थे। इससे पूर्व जो हमारा जलियांवाला हत्याकांड हो चुका था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है इस समय अब विरोधाभास की स्थिति की अपेक्षा ये एक पूर्णतः एक उचित माहौल या आंदोलन चलाने के पक्ष में थे। उसी समय गांधी जी को नेतृत्व दिया गया और गांधी जी के द्वारा इस समय जो है अंग्रेजों का प्रथम विश्व में सहयोग किया गया था। पढ़े लिखे थे, नेतृत्व क्षमता थी,
अब उस दौरान जब अंग्रेजों का सहयोग दिया था, तब जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को जितनी शिथिलता या जितना सहयोग करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का प्रथम जो आंदोलन चलाया गया था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बनाने की रूपरेखा पहले से तय कर दी गई थी और विधिवत ढंग से ये 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसी दिन जो है हमारे राष्ट्र नायक जो तिलक जी का निधन हो जाने के पश्चात भी ये आंदोलन आगे बढ़ता गया। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में सारे लोग इकट्ठे होते गए और ये आंदोलन किसी प्रकार की खून खराबा के ये पूरा भारत एक जनमत में एकजुट हो गया। लेकिन अहिंसा के माध्यम से जब आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन की समाप्ति होती है 1922 में। किस घटना के कारण? वहां जो गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक हत्याकांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। वहां पर थाने में कुछ लोगों को जिंदा जला देने के कारण ये हिंसा हो जाती है, जिस कारण जो है गांधी जी को ये सूचना मिलती है, आहत होते हैं, दुखी होते हैं और उन्होंने जो 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन निरस्त कर देते हैं। साथियों, ये भारतीय जनमानस के लिए दुख की बात थी, लेकिन अंग्रेजों को जो है भारत के लोगों पर हावी होने का मौका मिल गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया। इसी क्रम में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी स्वराज दल का गठन किया। इसी भी उतार चढ़ाव के साथ पुनः गांधी जी को नेतृत्व का मौका मिला दोस्तों 1931 में। उस समय जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा एक ऐसा आंदोलन पुनः चलाया जाए कि पूरा भारत जनमानस एकजुट हो जाए, तो उन्होंने उसी सत्याग्रह के माध्यम से दूसरा स्वरूप अपनाया। उसका नाम था दोस्तों, उन्होंने दूसरा आंदोलन चलाया जिसका नाम है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो ये थी कि दांडी मार्च के द्वारा उन्होंने प्रारंभ किया और दांडी मार्च के दौरान वे साबरमती जो अरब सागर या गुजरात के सागर पर जाकर उन्होंने दांडी तक यात्रा करके उस नमक अपने हाथों से बनाकर उसका उल्लंघन किया। इस प्रकार जगह जगह पूरे भारत में जगह जगह लोग जो है दांडी मार्च के रूप में या असहयोग आंदोलन के रूप में सारे लोग एकजुट होने लगे। इसी क्रम में हमारे ब्रिटेन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसके विरुद्ध वहां पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। भारत में नई संविधान व्यवस्था, नई प्रशासनिक व्यवस्था के क्रम में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहे थे। पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन जब तात्कालिक वहां के प्रधानमंत्री पर दबाव पड़ा तो उन्होंने जो यहाँ के भारत के जो नेतृत्व करता थे उसके ऊपर दबाव डाला और दबाव डालने के बाद गांधी जी की सेवा शर्तें मंजूर की गई थी। उस समय भारत का तात्कालिक जो वायसराय लॉर्ड इरविन था उस पर दबाव आया। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे मान ली गई और मानने के पश्चात गांधी जी ने भी इस असहयोग आंदोलन को जो है एक प्रकार से समाप्त प्राय कर दिया। गांधी इरविन समझौता हो जाने के पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे। वहां चर्चिल ने इन्हें भला बुरा कहा, इन्हें किसी प्रकार की गालियां देने से बाज नहीं आया, लेकिन वहां पर गांधी जी के समक्ष ये रखी गई शर्तें कि मुसलमानों के साथ भी दलितों को भी जो है उनको भी आरक्षण मिले, उनको भी सुविधा मिले, उन्हें भी चुनाव में अपना हक मिले। इस प्रकार अखंडता की स्थिति को देखकर गांधी जी ने वो समझौता मंजूर नहीं किया और खाली हाथ पुनः भारत लौटा। और भारत लौट आने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैंने भारत की अखंडता को जैसे समझौता नहीं किया, लेकिन मैं भारतीय में सत्याग्रह के माध्यम से पुनः आजादी ला दूंगा। इसी क्रम में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन तीनों के तीनों असफल हो गए। अब इस समय अंबेडकर के अनुसार ये था कि दलितों को भी चुनाव में या किसी भी प्रकार से आरक्षण मिले, उन्हें भी सुविधाएं मिले जैसे कि मुसलमानों को मिल रही थी। लेकिन गांधी जी ने दूरदर्शिता के माध्यम से जो है अंबेडकर से समझौता कर लिया पूना नामक स्थान पर 1932 में, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। और दलितों के उत्थान के लिए उनका जनमानस भी जो है एकजुट हो गया और उस तरफ बढ़ते गए। गांधी जी ने जो दलित लोगों का जो एकीकरण करके उनको नाम जो है हरिजन की संज्ञा दी और हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने पत्रिका भी निकाली जिसे हरिजन कहते हैं। साथियों, इसी प्रकार गांधी जी के द्वारा गांवों के विकास के लिए ग्राम सेवा संघ,
गो सेवा संघ और हरिजन सेवा संघ जो है संगठन बनाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चलता रहा, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में अंतिम और महत्वपूर्ण आंदोलन जो था वो था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस दौरान अंग्रेजों की कमजोरी नजर आई और अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में अभियान भेजा गया था उसकी असफलता ये सिद्ध करती है कि अंग्रेजों को भारत की बहुत जरूरत है। 1942 में कांग्रेस के द्वारा ये तय किया गया कि हम बहुत अच्छा और दमदार आंदोलन चलाते हैं और इसके द्वारा हमें जीत हासिल करनी ही करनी है। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8-9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मुख्य सूत्रधार बनता है। 9 अगस्त को गांधी जी ने मंच का संचालन किया और गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो के नारे के साथ ही नेहरू जी के द्वारा भी घोषणा की गई थी क्या आराम हराम है और एकजुट होकर भारतवासी जो है इस काम के लिए लग गए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी इस कांग्रेस के लोगों को खदेड़ दिया जाता है। उनको अलग अलग स्थान पर गिरफ्तार करके रखा जाता है। गांधी जी को भी जो है आगा खां पैलेस में पूना में बंद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है और उसी महल में उनके परिवारजन, उनके जो निजी सचिव थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने सिद्धांतों से वो टिकते नहीं। इतनी विकट परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा, देश सर्वोपरि रखा और उसी सिद्धांत के आधार पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण पहुंचा 15 अगस्त 1947 को और उनकी इच्छा के अनुसार इस प्रकार जो है भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन भारत को एक नवीन युग में प्रवेश कराना चाहते थे, इस कारण उन्होंने शिक्षा के लिए भी बुनियादी शिक्षा का पैटर्न चालू किया। जो आधुनिक शिक्षा जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री ने जो जारी की है नवीन शिक्षा पद्धति, वो गांधी जी का एक मूल आधार है जो बुनियादी शिक्षा पर है। हर हाथ को काम मिले, इस शिक्षा का सूत्र जो वो पहले से ताना बाना बुन के रखे। स्वतंत्रता के दौरान जो परिस्थितियां चल रही थी, भारत का राष्ट्र का बंटवारा था, प्रशासनिक रूप से जो मजबूती आ रही थी, उसी क्रम में जो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली में मंदिर की प्रार्थना सभा में उनकी गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे महापुरुष को खोने का काफी दुख है। पूरी भारत की जनता के लिए एक जो क्षति पहुंची है उसे कभी पूरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस स्थिति में भी अपने मन मस्तिष्क को संभाला और उनके मुंह से अंतिम जो शब्द निकले थे वो भी हे राम थे। उनकी समाधि जो है दिल्ली में राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज के दिन ऐसे महापुरुष को याद करके जो है हमारा सर मस्तिष्क जो है गौरवान्वित होता है और हम याद करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।